हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 27 जो है सिविल प्रोसीजर कोड का। जो सेक्शन 27 है वो बताता है समन्स टू डिफेंडेड। अब बात करता हूँ समन्स होता क्या है। पहले हम बात करते हैं समन्स होता क्या है। अब समन्स क्या होता है, जब जैसे एग्जांपल लेता हूँ ए इसके अगेंस्ट कोई डिफॉल्ट हुआ, ठीक है, या फिर मान लिया जाए टॉर्ट हुआ है, कोई सिविल रॉन्ग हुआ है। सिंपल सी बात है, ए क्या करेगा, वो कोर्ट के पास जाएगा। कोर्ट से बोलेगा कि मेरे अगेंस्ट कोई गलती करी है। किसने करी है? जेड ने। क्या करी? किसने करी है? जेड ने। अब जेड ने जब गलती करी है तो कोर्ट क्या करेगा? जेड को नोटिस देगा। नोटिस देगा कि आप इसको नोटिस देगा, बोलेगा आप 30 दिन के अंदर, जल्दी से 30 दिन के अंदर कोर्ट में हाजिर हो, मतलब कोर्ट के सामने जल्दी से जल्दी आए। और इन जब ए कोर्ट को बोलेगा तो जेड कोर्ट क्या करेगा? जेड को बोलेगा, जो नोटिस देगा, कोर्ट में आने के लिए, उसे ही हम समन्स बोलते हैं। सो समझ आ गया आपको क्या होता है? सिंपल सी बात है, कोर्ट द्वारा भेजी गई नोटिस तो टू कोर्ट द्वारा भेजी गई नोटिस की आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपीयर हो बिफोर द कोर्ट, उसे हम समन्स कहते हैं। सो यहाँ पे वही दे रखा। तो अब बात करते हैं सेक्शन 27 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड बोलते ही है समन्स टू डिफेंडेड। किसको देना है? तो ये कौन कहलाता है? ये होता है डिफेंडेड। ये होते हैं प्लेंटिफ। जो प्लेंटिफ फाइल करता है उसे प्लेंटिफ, और जो उसके अगेंस्ट होता है उसे हम डिफेंडेंट बोलते हैं। ये पता था। वेयर द सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूट, कहा करेगी जब कोई भी सूट इंस्टीट्यूट करी गई बिफोर द कोर्ट, a summons may be issued by to the defendant to appear and answer the claim and may be served in a manner prescribed on the such day not beyond the 30 from the date of institution of suit। जब सूट इंस्टीट्यूट करा गया बिफोर द कोर्ट के पास ले जाया गया, तो कोर्ट क्या करेगी? इशू करेगी समन्स किसको? डिफेंडेंट को, कि अपीयर हो और आंसर दो कि जो क्लेम करा गया है प्लेंटिफ के द्वारा। और उन्हें बोलेगी कि आप जितने हो सके उतने आप डॉक्यूमेंट लाएं, और उतने दिन के अंदर, या फिर जितनी जल्दी हो सके उतने, या फिर 30 दिन के अंदर, वो 30 दिन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, उसके उतने दिन के अंदर जब से सूट इंस्टीट्यूट करा गया आप कोर्ट के सामने हाजिर हो या फिर अपियर हो। तो ये बोलता है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड। नाउ अब बात करता हूं सेक्शन 28 की, सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेड रिजाइड इन अनदर स्टेट। क्या होगा अगर इंडिया में या फिर किसी स्टेट में अगर कोई जो डिफेंडेड है वो रह रहा, तो सिंपल सी बात है, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस स्टेट में रहे, तो उस स्टेट का कोर्ट जितने जुडिशरी में आते हैं, उस जुडिक्शन में आता है वो कोर्ट, वो उसे आराम से सेंड कर देगा, अपनी नोटिस को इशू कर देगा। मगर क्या होगा अगर कोई भी डिफेंड जो दूसरे स्टेट में रह रहा है, तो उसकी बात करते हैं। ए a summons may be sent for the service in another state to the court in a such manner as may be prescribed by rule in force in that state। अगर मान लिया जाए कि जो ए है जो ए है वो रह रहा है मुंबई में, और डिफेंडेंट कहाँ रह रहा है? वो रह रहा है दिल्ली में। तो क्या करेगा मुंबई का कोर्ट? क्या करेगा? दिल्ली के कोर्ट को इशू करेगा नोटिस। क्या करेगा? सर्विस सेंड करेगा, समन सेंड करेगा, और कहेगा कि आप जो है वो डी को समन सेंड कर दीजिए। सॉरी, दिल्ली में जो डिफेंडेड है उसे आप समन सेंड कर दीजिए। तो अगर दूसरे स्टेट में रह रहा है तो ऐसे करा जाता है। मगर अब द कोर्ट टू विच, जिसको हमने सेंड करा है समन्स, such summons in sent shall upon received thereof, वो रिसीव करने के बाद प्रोसीड करेंगे as if it had been issued by such court and shall then return the summons to the court of issue together with the record if any or the of its proceeding with thereto। फिर उसके बाद जब समन्स अगर दिल्ली में डिफेंडेंट को इशू कर दिया जाएगा, तो उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग होगी उसके साथ वो समन्स वापस कर देंगे मुंबई के कोर्ट को। तो ये था हमारा सेक्शन, अगर कोई डिफेंडेंट जो दूसरे स्टेट में रह रहा है तो।
अब बात करता हूँ सबसेक्शन थर्ड की, वेयर द लैंग्वेज ऑफ समन्स सेंड फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट इज अ डिफरेंट। अगर जिसके हमने जिस कोर्ट को मान लिया जाए दिल्ली में कोई और लैंग्वेज है, दिल्ली में कोई और लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड रिफर टू इन सेक्शन सबसेक्शन 2, ट्रांसलेट ऑफ द रिकॉर्ड, फिर हम उसे क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इन हिंदी, वेयर द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इशूइंग समझ अगर हिंदी होगी तो, फिर या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, वेयर द लैंग्वेज ऑफ सच रिकॉर्ड इज अदर देन हिंदी और इंग्लिश shall be also be sent together with the records and another subsection 2। सिंपल, अगर जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है तो हम उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में या फिर किसी और लैंग्वेज में उसे उस रिकॉर्ड को हम ट्रांसलेट करेंगे। अब बात करता हूं सेक्शन 29 की, जो बताता है सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स। जो सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स है, बाहर का फॉरेन मतलब बाहर के देश का समन्स, समन्स एंड अदर प्रोसीड इशू बाय any civil or revenue code, any civil or revenue code established in any part of India to which the provision of this code do not extend। कोई भी सिविल कोड हो, कोई भी रिवेन्यू कोड हो, वो जो इंडिया में तो स्टेबलाइज है मगर जो उस पर प्रोविजन है वो इस कोड सिविल प्रोसीजर कोड के एप्लीकेबल नहीं होता, उसे हम सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स कहते हैं। दूसरा, और सॉरी, उसे हम सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स कहेंगे जो इशू हो रहा है इन कोड के द्वारा। दूसरा, एनी सिविल कोड रिवेन्यू कोड स्टेबलाइज और कंटिन्यू बाय अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। कोई भी रिवेन्यू कोड कोर्ट या फिर सिविल कोड हो जो स्टेबलाइज है या फिर कंटिन्यू हो रहा है किसी फॉरेन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो आउटसाइड इंडिया है उसके द्वारा भी इशू करा गया समन्स फॉरेन समन्स कहलाएगा। नाउ एनी अदर सिविल और रिवेन्यू कोड आउटसाइड इंडिया, कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, to which the central government has by notification in official gazette declare the provision of section to apply may be sent to the court in territory to which court extend and serve if there was summons issued by such court। तो ये सारे इन तीनों के द्वारा जो भी इशू करे जाएंगे समन्स उसे सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स कहते हैं। नाउ बात करते हैं सेक्शन 30 की, पावर टू ऑर्डर डिस्कवर एट द and the like. Subject to such condition and limitation as may be prescribed, the court may at any time either on motion or applicant of any of the party make a such order as may be necessary or reasonable in matter relating to delivery or answering of the interrogatories, the admission of document, fact and discovery of inspection, producing, impounding, return of document and material object एंड प्रोड्यूसिबल एज अ एविडेंस। सिंपल सी बात है, या फिर कोर्ट जो है वो या तो अपने आप या फिर किसी भी एप्लीकेंट या फिर पार्टी कोई बोलती है कि हमें डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो वो एक ऑर्डर इशू कर सकती है कि जितनी भी हो सके मैटर वो डिलीवरी करे जाए, उनके आंसर दिए जाए उन मैटर को, या फिर कोई भी इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग या फिर रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट कुछ भी मांग सकती है अपने ऑर्डर के द्वारा। दूसरा, इशू समन्स टू अ पर्सन हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड टू आइदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और सच ऑब्जेक्ट एज अफोरसेड। सिंपल सी बात है, अफोरसेड का मतलब जो ये ऊपर लिखा हुआ, जो ये ऊपर लिखे हुए ये सारी चीजें, इसका मतलब किसी भी पर्सन को इशू कर सकती है, समन्स इशू कर सकते हैं कि आप अपीयर हो कोर्ट के सामने जिसकी अटेंडेंस की रिक्वायर्ड है। मतलब कोई क्या होता है कि कोई किसी से जुड़ा होता है, कोई पर्सन किसी से जुड़ा होता है, तो जो जुड़ा हुआ पर्सन है उससे इशू कर सकते हैं समन्स और बोल सकते हैं कि आप बिफोर द कोर्ट अपीयर हो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, या फिर उस एविडेंस को लाओ जो जरूरी है हमारे कोर्ट के ऑब्जेक्ट के लिए। सिंपल। नाउ फिर ऑर्डर में बी फैक्ट प्रूव्ड बाय एफिडेविट, या फिर ऑर्डर दे सकती है कि उस जो आपने डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी एविडेंस लाए हो उसे एफिडेविट के द्वारा प्रूफ करो। तो ये थे हमारे सेक्शन 30, सेक्शन 31, सॉरी सेक्शन 30, सेक्शन 29, सेक्शन 28, सेक्शन 27 और 26। ये थे हमारे कुछ सेक्शन जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी थी। किससे रिलेटेड? ये सारे समन से रिलेटेड हैं।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आगे इससे पढ़ेंगे सेक्शन 31। सो अगर आपको वीडियो पसंद है या आप कुछ भी सीखा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।